तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखेंगे आज के कैसे क्वेश्चन है। तो थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, थोड़े से भारी हो सकते हैं, देखूंगा आप उनको कैसे करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत की जाए, सब लोग तैयार हैं? तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि m किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है और शेष काम को n 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो m और n दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? If m can do 3/5 of a work in 9 days and n can complete the remaining work in 10 days, then in how many days can both m and n together finish this work? देखो, समझने की कोशिश करना, सवाल बड़ा आसान है। देखेंगे, देखो m किसी कार्य का 3/5 भाग, यानी भाई और जो शेष को कर रहा है 10 दिन में, यानी सवाल समझने की कोशिश करना। m जो है किसी काम का 3/5 भाग, 3/5 भाग को वो 9 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 9 गुणा 5/3। तो आपने कहा ओके, ये कितना हो गया? 5 या 15, यानी जो m है वो उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है। इज इट क्लियर? और शेष काम कितना बचा? आपने कहा 2/5, उसको वो 10 दिन में कर लेता है ना भाई। अगर देखें n की बात करते हैं तो शेष काम कितना बचा? पूरा काम था एक, उसमें से 3/5 इसने कर दिया, शेष कितना बचा? 2/5, जो किसने किया? n ने। तो n क्या करता है? n जो करता है वो उस शेष काम को, 2/5 काम को 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? आपने कहा 5 गुणा 10/2, तो 5 पंजे 25, ये उसको 25 दिन में कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यानी m जो है उस काम को करता है 15 दिन में और n करता है 25 दिन में। तो पहला काम ये था कि आप पहले इसको ये निकालें कि कितने दिन में करते हैं। तो मैंने कहा m करता है 15 दिन में, n करता है 25 दिन में, टोटल काम कितना इनका एलसीएम, तो काम कितना हो जाएगा? आपने कहा 75। तो 15 पंजे 75, 25 से 75, यानी देखा जाए तो दोनों का काम मिलाकर देखा जाए तो m की जो कार्य क्षमता है वो 5 है और जो n की कार्य क्षमता है वो है 3। तो अब दोनों की कार्य क्षमता देखा जाए तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दिया। तो अगर m और n दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 + 3 8 यूनिट। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? टोटल काम था 75 यूनिट और दोनों मिल करते हैं 8, तो 75/8 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। आज समझ में आ गई सबको? ऐसा कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आया तो प्लीज मुझे बता दे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस कि नो? हाँ बिल्कुल। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सवाल आसान था, एक बार में समझ में आ गई। बस थोड़ा सा उसने घुमा के दिया था जिससे कि आपको पढ़ने में हो सकती थोड़ी सी प्रॉब्लम में परेशानी रही हो। तो चलो बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। आपके समक्ष ये रहा, इसका मान बताना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? माइनस ब्रैकेट के बाहर है, -4 - 6² -3 × -2 प्लस -6 का मोड अपॉन 18 - 9 डिवाइड बाय 3 × 5 इज इक्वल टू व्हाट? सवाल बड़ा आसान है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, करने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर आप क्या देने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी। यस, सवाल आपके सामने -4 - 6 का स्क्वायर -3 × -2 प्लस मोड 6 अपॉन 18 - 9 डिवाइड बाय 3 × 5। तो समझते हैं जवाब। इस सवाल को थोड़ा सा मैं, नमस्कार, कैसी हैं प्रिया? तो देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ 3 तरह की चीजें दी गई हैं जो आपको समझनी होंगी। देखो, पहले माइनस बाहर है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा माइनस को बाहर छोड़ा तो 4 में से 6 गई माइनस का स्क्वायर। अब देखो, माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। और जब भी कोई चीज मोड में होती है और मोड के वो बाहर निकलती है, मोड होता है, यानी जब भी इस चीज के बाहर कोई चीज आएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये मोड का मतलब क्या है जी, बताइए? हाँ, टफ होता है। हाँ, ओके ओके मोनिशा, आप टाइम लीजिए, मैं भी साथ साथ में आपको हेल्प करता रहूंगा। तो क्या करें? आपने कहा कि जब भी इस मोड से चीज कोई बाहर निकलती है तो वो प्लस में हो जाती है, तो ये भी प्लस का 6 हो गया। बच्चे में क्या बचा? आपने कहा 18 - 9, तो 18 - 9 पहले डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 9 में 3 का डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है ना?
आगे करते हैं तो इसको क्या हुआ, माइनस का 2 दूनी 4 प्लस का हो गया, तो माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 6 अपन 18 माइनस का 15, क्योंकि गुणा हो जाएगी ना फिर, तो 6 और 6 12, 12 में से 4 गए 8/3। कितना आसान सा आंसर, समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल तो नहीं किसी को। 8/3 बहुत इजी था। गुड इवनिंग अवनी। यस, क्लियर है, तो आपने एक बार में समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी को कष्ट नहीं है, सवाल एकदम अच्छे से आपने दिया उत्तर, जो काफी प्रभावशील है। बढ़िया, आगे बढ़े, एक सवाल की बात और करें। अवनी कैसे पहचाना आपको, अवनी आपने कैसे पहचाना मैं लेट पहुंच गया हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक 3√7 - 4√5 से 5√7 - 2√5 कितना अधिक है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 3√7 - 4√5 से रूट 5√7 - 2√5 कितना अधिक है, ये आपको बताना। 5 इंटू √7 प्लस √5, √7 प्लस √5, 2 इंटू √7 प्लस √5 और 7 इंटू √2 प्लस √5। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी जवाब क्या होगा। ओके तनु, ओके 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 ओके, तनु पहचान लिया। ओके, तो सवाल देखिए क्या है, उसने बोला ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कितनी अधिक है। इसका मतलब क्या है, यानी आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। यानी अगर मैं बोलूं कि 2 से 6 कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे। अच्छा, मेरी टी शर्ट से, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये सही कह हाँ आप सही पहचाना। तो क्या लगेगा ज्यादा कि भाई आप कैसे निकालोगे, मैंने बोला 2 से 6 कितना अधिक है, तो आप 6 में से 4 घटा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 घटा दोगे 4, तो सेम यहाँ भी तो करना है। तो आपने क्या कहा, 5√7 में से -2√5 में से आपने माइनस कर दिया 3√7 माइनस का 4√5, ऐसे करोगे ना। हाँ अभी तो बताया मैंने, टफ होगा प्रिया, अभी तो मैंने बताया कि सुपर टेट का एग्जाम का लेवल पहली बार जो है तो आसान था, उसके बाद टफ हुआ, इस बार और भी टफ होगा, तो आपको अच्छे से समझना होगा तब करना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है। ओके, तो क्या करें, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो मैं इसको ओपन कर दूं, 5√7 -2√5 माइनस का 3√7 प्लस का 4√5। इज इट क्लियर, मैंने क्या किया समझ रहे ना, सिर्फ मैंने इस माइनस को आगे कर दिया, बढ़ा दिया। देखो जब 5√7 से 3√7 गया तो कितना बचा, आपने कहा 2√7, भाई 5 में से 3 गया 2, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, जब 4 में से 2 कम हुआ तो 2√5, तो ये आना चाहिए। अब 2 बाहर निकाल दो इसमें से, प्लस का माफ करिएगा, 2 रूट बाहर निकाल दो, इसमें से क्या बचेगा, आपने कहा √7 प्लस √5, आंसर इज सी। बहुत बढ़िया भीमा, वेरी गुड, सी आंसर एकदम करेक्ट दिया आपने आंसर, सी इज द राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर आपकी तरफ से है सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से जवाब मिला है आपका, वेरी गुड। आगे बढ़ी, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप लोग, दैट्स वेरी नाइस, इसी तरह से जवाब देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक और सवाल आपके सामने रख, थोड़ा सवालों का लेवल आज मैंने बढ़ा के ऊपर किया है थोड़ा सा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। ओके, लेट्स सी, 3/2√3 -2/2 -√3/2/5√3 को सरल करो, इसको हल करो, क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं जवाब में क्या मिलता है। 3/2√3 -2/2 -√3/2 -5√3 को हल करना है आपको। Me or why sir? No, why me? Because I am feel connection. अच्छा फिर क्या बात है, आपने तो बहुत खतरनाक बात कर दी। चलो समझते हैं जवाब क्या मिलते हैं। 3/2√3 -2 देखो, जब भी इन सवालों को आप करते हैं तो मैंने क्या बताया, आप सबसे पहले क्या देंगे, जब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं को हल करना चाहता हूँ तो नीचे वाले का एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा, तो चलो तो एलसीएम लेते हैं। नीचे एलसीएम क्या आएगा, आपने कहा कि सर 2√3 इंटू 2 माइनस का √3,
अपॉन 3 इंटू 2 माइनस का रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस का रूट 3, ये हो जाएगा ना, अपॉन व्हाट 2 माइनस का 5 रूट 3, ये हो गया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें एक आएगा, ओके देख लेते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूं, आपने कहा लिख दीजिएगा। तो 3 की गुणा कर देते हैं अंदर, ये क्या हुआ 6 माइनस का 3 रूट 3 माइनस का 4 और माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस 5 रूट 3। इज इट क्लियर? इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी यहाँ पर, एक एक स्टेप मैं इसलिए करके चल रहा हूं। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। अब क्या करें भाई, अब सिंपल देखो, ऊपर से देखें यहाँ तो एक बच गया, यहाँ क्या देखिए 6 में से 4 गया 2 और 3 और 2 5 माइनस का 5 रूट 3, ये हो गया 3 में से हो गया एक, तो क्या बचा 2 माइनस का 5, पूरे से पूरा कट गया, दैट इज 1। इज इट क्लियर? सी इज द नीड, नो सी इज नॉट द राइट आंसर, नीचे भी तो लिखा है दैट इज बी, दैट इज 1 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज 1, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया, दैट्स वेरी नाइस। नो सी नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी, जो आपने दिया है दैट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। बहुत तेजी से आंसर आए थे वैसे आप लोगों के, आप जब अपने आंसर दिए तो बहुत तेजी से थे, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देख लेते हैं, इसका रुख भी करते हैं एक सवाल और, क्या कहता है आपसे, सी व्हाट फोर क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सबसे बड़ी है, ये आपको बताना है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको तो आराम से बता दोगे। 19/13, 17/26, 28/39, 33/52। तो देखते हैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर जवाब आपके मिलेंगे हमें, और देखेंगे हम आपके जवाब में क्या मिलते हैं। तो शुरुआत कर दी जाए, आपको देखें क्या मिलता है आंसर। देखो सवालों करने के कई तरीके आपके सामने हैं, चाहे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको देख लेता हूँ, पहले आप मुझे क्या बताते हैं, क्योंकि मैंने कई तरीके आपको बताए हैं। जी, तो समझते हैं सबसे छोटी है, सब छोटी छोटी छोटी, बड़ी तो लिखी है, बड़ी तो साफ दिख रही है, बड़ी है सबसे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारी जो भिन्न है ये है उचित भिन्न, क्योंकि इनका जो अंश है वो छोटा है, हर बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब आगे के देखो, देखो सवाल करने का तरीका क्या है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 17 में अगर आप देखें तो 9 का अंतर है, तो अंतर से तो मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। तो सीधा इसको डिवाइड कर लेते हैं, नहीं 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 17/26 नहीं होगा। देखो अगर मैं 17 में 26 का डिवाइड करता हूँ, तो मैं डिवीजन से बता देता हूँ, तो सबको समझ में आ जाए। अगर हम 17 में 26 का डिवाइड करेंगे, यू विल गेट लगभग आपको लगभग मिलेगा ये 65 मेरे हिसाब से, 0.65। अगर अब 28 में 39 का डिवाइड करते हैं, तो ये देगा 0.7 समथिंग। अगर आप 33 में 52 का डिवाइड करते हैं, तो ये कितने का देगा 0, ये देगा 63। तो 33/52 सबसे छोटी होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा मनीष, एकदम करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या है 33/52। तो डिवीजन मेथड से आपने इसको आसानी से निकाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सवाल था, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं एक और सवाल आपके समक्ष क्या बताता है आपका आंसर, और कैसे उस आंसर पर आप अपने उत्तर को देने की कोशिश करते हैं। ओके, एक और सवाल, 1/12 का कौन सा भाग 3/8? व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8? 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, दीजिएगा आंसर, एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके लेट्स सी।
सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत सवाल जवाब क्या मिल रहे हैं, लेट्स सी देख लेते हैं जवाब भी आपके क्या है। ओके, और आपके जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है, देखते हैं जवाब में क्या देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं चाहूंगा जवाब मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने कहा 1/12 का कौन सा भाग, देखो जब मैं बोलूं आपसे 5 का या 6 का कौन सा भाग 3/8 है, तो आप क्या करोगे, या 6 का कौन सा भाग 2 है, तो आप क्या करोगे, सिंपल डिवाइड ही मारोगे ना, डिवीजन तो करोगे। तो यहाँ पर भी इतना सा ही तो काम करना था, जल्दी से करके बता दो डिवीजन में क्या प्रॉब्लम पड़ रही है। हाँ जी, तो 1/12 कौन सा भाग, तो हमने क्या काम किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिंपल देखा 1/12 में डिवाइड कर दो कितने का, 3/8 का, अगली बार ये गुणा हो जाता है। इसको काट दिया, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और चाहेंगे जवाब मिले आपके। तो 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। ओके, ऑप्शन थोड़े से मिसिंग है इसमें, माफ करिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन थोड़े से मिसिंग है, ऑप्शन इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं। तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/9 उसका। हाँ, वो इसमें आंसर पीछे वाले क्वेश्चन के कॉपी रह गए हैं, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, डोंट वरी, मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आ जाता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। 240 लीटर, 120 लीटर, 80/3 लीटर या 100 लीटर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। If a tank contains 80 liters of water when it is full, 1/3 full, then how much water will be it when it is half full? सवाल आसान है, तो देखते हैं, यदि किसी टैंक का 1/3 भरे होने पर, नहीं कोई टैंक है उसका 1/3 भरा है, यानी 1/3 भाग में कितना पानी आ रहा है, आपने कहा 80 लीटर, तो पूरा टैंक कितने का हो गया, आपने कहा 80 मल्टीप्लाई बाय 240 लीटर का टैंक है, पूरा टैंक कितने का 240 लीटर का है, तो भाई इसमें आधा में कितना आएगा, आपने कहा सर 240 का फुल है, आधे में 2 का डिवाइड कर दो तो 120 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन दिस वन। ओके, बात समझ में आ गई होगी। ये बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, बी ऑप्शन बहुत बढ़िया आसान सवाल। दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ यानी में से जो है वो 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर बताओ। LCM of two numbers is 495 and HCF of those numbers is 100, तो उनका फाइंड देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस को आप आसानी से बताएंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स सी, तो एलसीएम एचसीएफ आपके सामने है और मैं चाहूंगा आप जवाब दें जी। तो क्या होगा आंसर, देख लेते हैं जवाब। तो यहाँ पर जवाब देने की कोशिश जारी है और सवाल आपके समक्ष है और देखते हैं क्या जवाब भारी है आप पर, मुझे तो लगता नहीं कि भारी होना चाहिए सवाल, आसान सवाल, इसको आसानी से करने की कृपा करें और देखेंगे जवाब। शायद आप सबको पता है, कहानी सबको पता है कि जब भी आप दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम होती है, ये तो आपको पता है ना सबको, कि एल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा एलसीएम और एचसीएफ होती है, ये तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं इसमें करूं ए गुणा बी, पहली संख्या एलसीएम कितना है 495, एचसीएफ कितना है 5, तो आपको ए इंटू बी मिल गया, ए इंटू बी कितना मिला है 495 गुणा 5,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, वो तो मुझे बता दे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है दूसरी क्वेश्चन क्या दी है इक्वेशन, आप इसकी गुणा कर लो सीधा। चलो गुणा ही तो गलत है, 5 पंजे 25 का 5 का 5 नाम 45 तो 47, 5 20 और 4 24, तो 2475 इनकी मल्टीप्लाई आई। ठीक है ना, 5 पंजे 25, 5 नाम 45 तो 47, 5 20 हजार 24। उसने बोला दोनों का योग कितना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ए प्लस बी कितना दिया है, उसने बोला 100। तो अब आपके सामने दो कंडीशन आ गई, आपको मिला है a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 2475 और a प्लस बी आपको दिया है कितना 100। यानी आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढने जिनको जोड़े तो 100 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2475 आए। अब जब 75 आ रहा है, लास्ट में 5 है, तो दोनों संख्या कौन सी होंगी, उन दोनों के बाद में 5 भी होगा। या तो आप डायरेक्ट कर लें कि भाई 55 और 45 रख लो, इसको 55 45 गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। या फिर मैं आपको तरीके से समझा देता हूँ। तो तरीका क्या कहता है, जब भी सवाल को आप करने की कोशिश करेंगे तो हम सीधा एक्सपुट कर देते हैं सवाल, और शायद सभी को जानते भी होंगे। अगर मैं ये लिखूं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। पुट कर दो इसमें वैल्यू, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने ये वाला, मैं कहाँ पढ़ा है। तो अब इसमें ए बी का फॉर्मूला लगा दो ये वाला, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमारे पास सब कुछ तो है, a प्लस बी कितना है, आपने कहा 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना 2475। तो ये कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कितना हुआ, आपने कहा 100 का स्क्वायर हो गया 1000, 10,000 माइनस 4 की गुणा इसमें कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 चौक 16 और 3 19 और 4 दूनी 8, ये इतना आ गया 9,900। तो 100 आ गया आपके सामने। तो a माइनस बी कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ 100। तो a माइनस बी कितना हो गया, आपने कहा 100 का वर्गमूल बराबर, क्लियर 10 आ गया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सीधा आपको ये तो दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर a माइनस बी होता है, तो मैंने 10 निकाल दिया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसे दो संख्याएं ढूंढ लो जिनको जोड़े तो 100 आए, मल्टीप्लाई करें तो 75 आए। तो आपने 45 और 55 कर लिए, तब भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो तरीके आपके पास बहुत सारे होते हैं गणित को करने की, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको तरीके कौन से समझ में आते हैं, बस सारी बात ये है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। और क्वेश्चन, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 160 है। पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर है। बड़ा सिंपल सवाल है। There are 4 numbers in the ratio 1:2:3:4. The sum of those numbers is 160. The sum of the first and fourth number is equal to what? 5, 8, 10 और 80। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। देखो 1 2 3 4 के अनुपात में 4 संख्या है, उन संख्याओं का योग दिया है। अगर मैं मानूं ये सारी संख्या अनुपात में, उनका टोटल 160 है, तो मैंने अनुपात को टोटल कर दिया 1 + 2 + 3 + 4। मैंने बताया ना आपको कि जब भी कोई सवाल दिया जाए रेशो में और कुछ दिया गया है यहाँ पर का योग, तो आप अनुपात का वही काम करो जो उसने दिया हुआ है, उसके बराबर पुट कर दो। वो कितना 160 के बराबर है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 अनुपात किसके बराबर है 160 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 160/10 बराबर 16। तो 1 अनुपात 16 के बराबर है। उसने बोला पहली और चौथी संख्या, पहली संख्या 1 है, चौथी संख्या 4 अनुपात में टोटल कितना हुआ 1 अनुपात और 4 अनुपात 5 अनुपात के बराबर, और 1 अनुपात का वैल्यू तो 16 है। तो 16 पंजे 80। अब अलग अलग भी निकाल सकते थे कि ये 16 है, ये 32 हो गई, ये 48 होगी और ये 64 हो गई, तब भी जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एक अनुपात आपने निकाल लिया, 1 का आपको वैल्यू पता लग गया, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सवाल आसान आसान आ गया। बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी दिक्कत टेंशन कुछ चिंता नहीं। तो बढ़ते हैं आगे, चिंताओं को करते हैं खत्म और बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से अधिक है,
तो वह संख्या क्या है? इफ थ्राइस ए नंबर is greater than 3 by 5 of the number, then that number is what? Twice a number is greater than 3 by 5 of this number, then आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो देखते हैं आपका जवाब में क्या मिलता है जी। जी समझते हैं सवाल। देखो एक संख्या का 3 गुना, मानी एक संख्या x है या a है, उस संख्या का 3 गुना, 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। उस संख्या के 3/5 से अधिक है। अब देखो उसी संख्या का 3/5 तो क्या हो जाएगा? 3/5x। ये तो ना क्लियर है? यदि किसी संख्या का 3/5 से अधिक है तो आपको समझ में आया, किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5, संख्या के 3/5 से अधिक है तो वो नंबर बता दो। सर कितना बड़ा है? मोनिशा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती, मैं समझा नहीं जी। हाँ कितना बड़ा, हाँ वो भी सही, इसमें कुछ है ना, हाँ वही देख रहा हूँ मैं, कितना अच्छा। तो यदि किसी संख्या का 3 गुना संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, इसको 60 कर लो, ये 60 होना चाहिए। ओके, इफ थ्राइस ए नंबर इज ग्रेटर देन 60। अब ठीक है, अब करो सवाल में इस तरह। ओके अभी ठीक है, हाँ वो मैंने कर दिया, कितना बड़ा अभी समझ में आया? ओके, तो उस 60 बड़ा अभी ठीक है ना? अब ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई कंडीशन क्या बनी? अब ये 3x आया, उसी का 3/5x आया, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग साफ साफ हो गया कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? आपने कहा 60 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करें? 3x माइनस का 3/5x इज इक्वल टू 60। तो क्या करें? मैंने कर दिया सवाल, तो 5 दिया 15x, एलसीएम ले रहा हूं इसका मैं, 5 दिया 15x माइनस का 3x इज इक्वल टू 60 गुना 5। अब यहां से देखें तो 15 में से 3 गए 12x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 5। तो x बराबर क्या हुआ? 60 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 पंजे 60, 25। तो राइट ऑप्शन इज 25। बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, 25 एकदम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल, तेजी से बढ़ रहा है, एक और सवाल देखते हैं क्या कहते हैं इसका जवाब। यदि 5 4 3 2 एस्ट्रिक 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है? इफ 5 4 3 2 asterisk 7 is divisible by 9, then the digit in place of asterisk is what? 0 1 6 9। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तेजी से जवाब देने की कोशिश करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सिंपल सवाल है और ये मैंने पढ़ाए हुए सवाल है सारे कि 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है आप सब जानते हैं। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट जी। तो 3/5 की हम बात कर रहे थे। तो देखो 9 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से कट जाए तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होती है, ये आप सब जानते हैं। तो क्या करें, यानी इसका मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस ये स्टार और प्लस का 7, कितना हुआ? 5 और 4 9, 3 12 14 और 7 21। तो ये 21 हुआ, 21 प्लस ये स्टार, ये 9 से कटना चाहिए। 21 तो आपके पास है, तो 21 में और क्या जोड़ दिया जाए कि 9 से कट जाए? तो आपने कहा 21 से में अगर हम छोटी छोटी संख्या एक डिजिट की जोड़े तो 6 होगी, तो ये 9 से कट जाएगा ना, तो यानी वो संख्या क्या है? 6 है। बहुत बढ़िया जवाब, 6, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन इज सी, 6 करेक्ट आंसर आपने दिया है, कोई इसमें शक नहीं, कोई समस्या नहीं। बहुत आसान सवाल, एक और सवाल चलेगा फिर तो।
वह छोटी से छोटी संख्या जिससे जिससे 12, 15, 60 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, वो कौन सी है? अच्छा सवाल है, पर ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बहुत पूछे भी जाते हैं, तो आपको बताना है जवाब क्या मिलता है। ए, क्या बात है, बड़ा फास्ट आंसर दिया मुझे। ए, इतना फास्ट आंसर, क्या बात है सपना, ऐसा लग रहा है उन्होंने एकदम तेजी से कर दिया है, बहुत खूबसूरती से जवाब, क्या बात। समझते हैं, कहानी है कि उसमें क्या बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। अब देखो इसको 450 को डिवाइड भी करेंगे आप, तो 20 से डिवाइड भी करोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6, तो शेष नहीं बचेगा, 4 शेष नहीं बचेगा, है ना। कब एक ही शेष बचेगा, ये तो ही गलत हो जाएगा। 454 को देखा जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, शेष की बात हो रही है। तो चलो समझ लेते हैं कहानी का है। तो सवाल कैसे करते हैं, हम करते हैं एलसीएम का मेथड, हम इसका एलसीएम निकालते हैं, है ना। एलसीएम तो निकालते हैं, तो 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकाल, तो 12, 15, 20 तो 2 से काट लेते हैं पहले इसको, देखो ये 6 बार कट जाएगा, ये 15 टाइम, ये 10 बार, और ये 27, तो 54, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 15, 5 और 27। अब इसको 3 से काट देते हैं, 1, 5, 1, 9। अब इसको फिर 3 से काट देते हैं, 1, 5, 1 और 3, अब 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, तो ये सब टोटल इसका कितना बना, एलसीएम। तो कितना हुआ, 5 थी 15, 15 थी 45, दूनी 90, दूनी 180 और 540, तो ये कितना हुआ, टोटल मल्टीपल है 540, तो इनका एलसीएम निकला है 540, ठीक है ना। समझ लो 540, 440 कैसे आ जाएगा, क्या बात करते हो, 450 कैसे आ जाएगा, इट्स 540 होना चाहिए ना एलसीएम, तो 540 आएगा इसका। 454 को कैसे काट लोगे, अब काटना जरा, ओ माय गॉड, एलसीएम फिर से निकालो एलसीएम। एलसीएम अभी तो मैंने आपके सामने निकाला, देखो 5 तिया 15 थी 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 तिया 58, 540। हाँ जी, तो ये 540 ही तो आया। अब वो 540 ऐसी संख्या है जिस वो, ये तीनों का चारों काटेंगे, 12 से भी काट के 0 देगा शेष, 15 से काटोगे तो भी 0 शेष आएगा, 20 से काटोगे 0 शेष, 54 से काटोगे 0 शेष। तो अब आपको क्या करना, 4 शेष बचना, तो 4 और जोड़ दो इसमें, तो राइट ऑप्शन क्या हो, 544, ये आंसर होना चाहिए आपका। ये गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग, एलसीएम 450 कैसे आएगा भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाउ यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम इज 450, ये कौन से हिसाब से आप एलसीएम निकाल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो पहले सबको छोड़ो, ये आप एलसीएम 450 क्यों बता रहे हैं, इसका एलसीएम 450 कैसे होगा, जरा मुझे बताओ। मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया है आपको, तो ये 450 कैसे हो गया, 540 आएगा ना एलसीएम, उसको देखो आप लोग। हाँ अब ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। तो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो 100 है, उन दोनों के वर्गों का अंतर करते हैं तो वो 28 है, इन दोनों संख्याओं का योग बता दो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो दो धनात्मक संख्या कौन सी होगी, ए और बी मानी मैंने, उनके वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको 100 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको 28 दिया है। अब आपको बताना है इन दोनों संख्याओं का, देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या हुआ 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72 अपॉन 2 बराबर 36, तो ए का वैल्यू पता लग गया, ए इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल बराबर 6, तो ए तो 6 आ गया। अब ए का वैल्यू पुट कर दो इसमें, जब हमने 6 का वैल्यू पुट किया तो 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, तो यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस का 36, तो बराबर 64।
का वर्गमूल निकाला, बी का वैल्यू निकाले तो 8। तो बी कितना है 8 है, ए कितना है 6 है। अब दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस 8 बराबर। क्लियर, बहुत बढ़िया। देयर सम विल बी 14, बहुत बढ़िया। तो उन संख्याओं का योग जो है वो 14 होगा। एकदम सही जवाब आपने दिया है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, आपने एकदम सही उत्तर का चुनाव किया है। पढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं, देखते हैं एक और सवाल में आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, जस्ट स्क्रीन। सरल करना है, सिंपलीफाई करना है आपको। क्वेश्चन है 532 गुणा 56 प्लस 532 गुणा 44 बटे 7.66 स्क्वायर माइनस 2.34 स्क्वायर। देखेंगे जवाब में आप क्या बताते हैं इसका आंसर। मुझे उम्मीद है 532 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 532 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन 7.66 प्लस 2.3 सॉरी 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। अब आपको जवाब देना है, देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी, आसान सवाल करने की कोशिश करेंगे। राधे राधे राहुल जी। उम्मीद करता हूं जवाब में गलती नहीं होगी, और आशाओं से और अपेक्षाओं से भरा सवाल है, तो गलती के चांसेस कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो समझते हैं जवाब, देखते हैं सवाल मैं बना देता हूँ। अगर मैं इसमें 532 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, आपने कहा 56 प्लस 44 अब ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर होता है 7.66 प्लस 2.34 इंटू 7.66 माइनस 2.34, ये तो होगा। ठीक है जी। अब देखो ये हो गया 100, ऊपर वाला क्या हुआ, ये वो 532 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, इसको देखो 7 और 2 9 और 1 10, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 5, 5.32। क्लियर है, ओके। यहां से कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसको यहां से हटाऊंगा दशमलव को, तो 2 जीरो यहां बढ़ा दूंगा, 532 से 532 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना हुआ 1000। राइट ऑप्शन सी 1000, एब्सोल्युटली राइट आंसर। लगा दे, लगा दिया है ताला, एकदम लॉक कर दिया है, टेंशन नहीं, एकदम लॉक कर दिया, ताला लगा दिया है इसको, और दिक्कत कोई नहीं। सवाल समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है, लॉक कर दिया गया सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल था। तो ऐसे सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन आ जाए तो डरने का नहीं ना घबराने का, बस आंसर देते चलिए और प्रश्नों को करते चलिए, सवाल आसानी से उत्तर आपको देते चले जाएंगे। एक और सवाल लेता हूं आपके समक्ष और जानूंगा इसका भी आंसर क्या देंगे आप। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना। The printed price of an article is 900, but a retailer buys it at 40% discount and again sell it at 900 rupees. तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ ये आपको पता है। देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। आसान सवाल कर सकते हैं आराम से। जी, चलो मैं बता देता हूँ। सी ऑप्शन मिल रहा है इसका भी 600 से 2/3। देख लेते हैं, देख समझो। अगर हम बात करते हैं उस व्यापारी के जो उसने चीजें अर्न की या कमाई की वो कितनी है, तो देख लेते हैं। उसने 900 रुपए की कोई चीज ली, उसे डिस्काउंट मिला 40%,
वो 60% में मिलेगा, मैं से कर दूं तो 540 में खरीदी उसने, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 540 रुपए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज 540 रुपए, 540 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि वो 540 की चीज लाकर उसने कितने की बेची, 900 रुपए की बेच दी। सेलिंग प्राइस 900 रुपए है, उसका कॉस्ट प्राइस 540, सेलिंग प्राइस 900, तो फायदा कितने का, आपने कहा 900 में से 540 हमने घटा दिया, कितना बना 360 रुपए। तो भाई 360 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ। 360 रुपए का प्रॉफिट कितने पर हुआ, उसने कहा 540 रुपए मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 0 0 18 दूनी 36, 18 दिया 200/3%, इसको बोलते हैं आप 66 सही 2/3%। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। सी, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन सबसे पहले मनीषा ने दिया है, सी ऑप्शन, बाकी सब लोगों ने भी आंसर देने का प्रयास किया, सी इज द राइट आंसर। कोई गड़बड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, अच्छा सवाल, अच्छा जवाब दिया, तो आगे बढ़ते हैं। एक और 25वां सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या देते हैं। लेट्स सी, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 150 रुपए मिलेगा। कौन सी राशि इनमें से जिस पर साधारण ब्याज 6 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, राशि बतानी है आपको। जी, आंसर तो ऑप्शन बड़ा आसान है, आगे आंसर बहुत बढ़िया, सी, वेरी, तो इसका भी जवाब देख लेते हैं क्या मिलता है आपका। सिंपल सवाल है, तो देखो समझो, एक राशि है साधारण ब्याज 6 महीने में पूछ रहा, कितना हो जाए 150, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो अगर वो 6 महीने में 150 रुपए, यानी एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो 300 रुपए होगा, उसे पूरे साल में 300 रुपये ब्याज मिलेगा ना, मैंने कहा, तो ये 4% के बराबर था, तो 4% का वैल्यू 300 के बराबर है। वो पूछ रहा 100% का वैल्यू बता दो कितना है, आपने कहा 300 मल्टीप्लाई बाई 100, अच्छा 25 से 75, 7,500, ठीक है ना। तो आपको इन सवालों में एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, आपको इसमें मानने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्स वाई जेड, बस सिंपल करते चले जाओ, यू विल गेट द आंसर। बहुत बढ़िया, और सवाल समझ में आ रहे हैं आपको, कोई ऐसा मेरे साथ जिसको समझ में ना हो तो मुझे भी बता, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो, तो भाई आज एक सवाल आपका ये रहा। चलो, कक्षा 3 में दो अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1, स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ दो अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। तो यह प्रदर्शित करना के लिए छोटी संख्या का बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। स्थानीय मान के हर कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कैसे करना, ये आपको पता, देखूंगा आपका जवाब कैसे मिलेगा, तो उम्मीद है कि आप मुझे आंसर जरूर देंगे। जी, देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस पर। जी, तो स्थानीय मान की व्यवस्था की समझ के साथ दो अंकों की पुनरावृत्ति करना, तो पहला ये, इसको क्या बोलते हैं, जटिल व्यवस्था, तो ये तो पहला व्यवस्था, संकल्पना व्यवस्था तो यही आ गया, है ना। उसके बाद यह प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाया जा सकता है, दैट इज परिकलन, टैली चिन्हों का प्रयोग हो रहा है ना, तो दैट इज परिकलन हो गया, क्योंकि वो परिकलन का प्रोसेस वो अपना है। ये क्वेश्चन ये इंग्लिश में होगा नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो इसलिए हिंदी में, इंग्लिश लग आए नहीं पेज पर, मैं इसको अगली क्लास में इंग्लिश में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। एंड देन क्या करेगा, अनुप्रयोग, यानी जब वो स्थानीय मान को हर कॉलम में करेगा, तो दैट इज
संक्रिया। तो राइट ऑप्शन डी है। इसको इंग्लिश में लिखा नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन ना, तो ये आता नहीं, इसलिए शायद इंग्लिश छूट गई इसकी, वो हटा दी गई होगी। कोई बात नहीं, इसको आगे से हम ध्यान रखेंगे, आगे से इंग्लिश जरूर छोटा कर देंगे, 2 पेज में दे देंगे। किन दो संख्याओं की गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न है। मुक्त अंत वाला क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर है, बंद अंत वाला क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर है, बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वे अपने सही उत्तर दे सके, अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की मदद करता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड मनुष्य, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है, अदरवाइज में सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल में ही आते हैं। सवाल है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न किस तरह का है। सवाल ये बहुत ज्यादा आते हैं, मल्टीप्लाइंग which two numbers will give the product 24, this is the question of। अच्छा तो मुझे बी मिल रहा है, देखो बंद अंत वाले प्रश्नों का सिर्फ एक आंसर होता है, तो आपने कहा मैं बोलूं आपको कि भाई चलो 1 गुणा 24, एक बच्चा बोला 2 गुणा 12, एक बच्चा बोला 3 गुणा 8, एक बोला 4 गुणा 6, तो ये सब एक प्रश्न के ही तो उत्तर है। अगर वो बोले कोई दो संख्या बताओ जिनकी गुणा 24 है, तो कोई 1 गुणा 24 भी बोल देगा, वो 2 गुणा 12 बोलेगा, वो 3 गुणा 8 बोलेगा, वो 4 गुणा 6 बोलेगा। नहीं, एक प्रश्न के बहुत सारे जब उत्तर हो जाते हैं उसी को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसको कहा जाता है मुक्त अंत वाला क्वेश्चन। ओके, राइट ऑप्शन क्या है, ए, मुक्त अंत मुक्त उत्तर प्रश्न है। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं, ये आपका सवाल है। देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, किसकी मांग करते हैं ये आपको बताना है जी। तथ्यों नियमों सूत्रों को ज्ञान की, एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास विज्ञान की। और हॉट्स का मतलब क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और ये सीबीएसई के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है जिसमें बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करता है। हाँ डी, बिल्कुल सही कहा मनीषा, दैट इज डी। टू सम एक्सटेंट कॉग्निटिव एफर्ट्स एंड नॉलेज, यानी कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, करेक्ट आंसर है। कक्षा 4 में बिंदु व रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आंकलन निर्देश कौन से होंगे। रेखा व रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर तथा इंचों में रेखाखंड को माप सकता है, और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को परिचिह्नित कर सकता है, रेखाकरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। राइट ऑप्शन क्या है, कक्षा 4 की बात हो रही है, ये मैंने पढ़ाए थे प्रश्न अभी प्रेस पर भी जी। कक्षा 4 में बिंदु व रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए निर्देश कौन से होंगे, ये आपको बताना, एबीसीडी के रूप में क्या आंसर रहेंगे, ए बी सी या डी। तो बता दें क्योंकि कक्षा 4 का बच्चा है तो परिशुद्ध रूप से कुछ भी नहीं हो सकता, आप चाहेंगे परिशुद्ध रूप तो परिशुद्ध रूप से बच्चा नहीं कर सकता कुछ भी, कक्षा 4 का बच्चा, खास करके इसलिए क्योंकि कक्षा 4 में संकल्पना सिर्फ इन चीजों की दी जाती है कि रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है, सिर्फ इनके बारे में बात की जाए। तो राइट ऑप्शन था, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। एक और सवाल, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2 अथवा 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था या संक्रिय अवस्था। शैलजा कैन एक्सप्रेस नंबर इन डिफरेंट वेज, फॉर एग्जांपल 4 = 2 + 2 और 4 = 1 + 3 etc. At what development stage of the number she is she? क्वांटिटेटिव स्टेट, सेगमेंटल स्टेट, फैक्टोरियल स्टेट या ऑपरेशनल स्टेट। क्या बात है, सभी प्रश्नों के उत्तर सब लोगों ने डी ही देने की कोशिश की है और इसका जवाब बिल्कुल सही है, डी। क्योंकि बालक जो है ना, वो जब एक ही संख्या को कई रूप से लिखने की कोशिश कर रहा है, तो वो जब बच्चा जो ऑपरेशन स्टेज उसमें क्या करता है, बच्चा ऑपरेशन लगाना शुरू कर देता है, प्लस माइनस गुणा इस पर अप्लाई करना शुरू कर देता है, तो ये संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ये ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक है ना। तो ये आज के सवाल आपको शायद पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो
हम अब इजाजत चाहेंगे आपसे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे।